हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग प्रकाश का परावर्तन और परावर्तन का नियम, गोलीय दर्पण और गोलीय दर्पण में F=R/2 रिलेशन को प्राप्त करेंगे। तो आज शुरू करते हैं। सबसे पहले जानिए कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, या प्रकाश वह कारक है या वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश किसी वस्तु को दृश्यमान बनाता है। अब प्रकाश जो एक सरल रेखा पर जो चलती है प्रकाश, उसको हम प्रकाश की किरण कहते हैं, और प्रकाश की किरणों के समूह को हम प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। तो ये सब कुछ बेसिक जानकारी है, तो इसको लेकर के उसके बाद हम शुरू करेंगे कि गोलीय दर्पण। तो जानिए कि किरण पुंज कितने तरह के होते हैं। किरण पुंज क्या होता है? तो प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। अब ये 3 तरह का होता है। अपसारी, जिसको अंग्रेजी में डाइवर्जिंग बीम कहते हैं, समांतर किरण पुंज जिसको हम पैरेलल बीम कहते हैं, और अभिसारी किरण पुंज जिसको हम कन्वर्जिंग बीम कहते हैं। इस हिसाब से ये हो गया। अब प्रकाश जिस पदार्थ से आसानी से आर पार हो जाए पूरा, तो उसको हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, और जिस पदार्थ से होकर के प्रकाश का कुछ ही अंश पार हो सके उसको हम पारभासी कहते हैं, और जिससे होकर के प्रकाश बिल्कुल ही पार नहीं कर सके उसको हम अपारदर्शी पदार्थ करते हैं। उसके अलावा थोड़ा सा चर्चा कर लीजिए प्रकाश के परावर्तन का नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम से पहले जानिए कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो प्रकाश से किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। Light returns from the reflecting surface. The process in which the light returns from the reflecting surface is known as the reflection of light. उसके बाद परावर्तन के 2 नियम हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं, तथा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो इस हिसाब से हम ये बहुत बेसिक जानकारी है, इसको समझ लीजिए। उसके अलावा प्रकाश के कारण जो मतलब प्रतिबिंब बनता है दर्पण में, तो दर्पण भी 2 तरह के, ये प्रतिबिंब भी 2 तरह के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब होता है कि बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यह वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होती है, और किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे हम उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। तो ये सब जान लेने के बाद अब हम लोग जानेंगे कि दर्पण क्या होता है। तो दर्पण होता है किसी कांच के टुकड़ा पर जब हम उसको रजतित कर देते हैं तो दर्पण बन जाता है। अब दर्पण 2 तरह के होते हैं, एक होता है प्लेन मिरर और दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर। मतलब एक होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। तो समतल दर्पण में कभी कभी क्या होता है कि हम अपना दायां हाथ उठाते हैं तो बायां दिखता है, और बायां हाथ उठाते हैं तो दायां दिखता है। तो वस्तु का दाहिना भाग समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बायां भाग तथा वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब का दाहिना भाग दिखाई देता है। इसको हम पार्श्व परावर्तन कहते हैं। इस हिसाब से थोड़ी सी चर्चा हो गई। अब हम गोलीय दर्पण के बारे में जानेंगे। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? तो गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। अब कांच के इस टुकड़े को के बाहर, जब कांच के ऐसे टुकड़े या खोखले गोले के ऐसे भाग जिसमें खोखले गोले के बाहरी सतह को हम रजतित करते हैं, तो बनता है हमारा कनकेव मिरर, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अवतल दर्पण। और जब कांच के टुकड़े के भीतरी सतह को रजतित करके हम दर्पण बनाते हैं तो वो दर्पण होता है उत्तल दर्पण। तो ये सब हम समझ गए। अब देख लीजिए, यहाँ पर जो कांच का है बाहरी भाग को रजतित किए हैं, तो ये हो गया हमारा अवतल दर्पण। और जब हम भीतरी भाग को रजतित करते हैं तो हमारा बन जाता है उत्तल दर्पण। अब दर्पण में 2-3-4 चीज़ है जो बहुत महत्वपूर्ण है, इसको जानना बहुत महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। तो जानिए कि ये सब क्या है। तो जैसे हो गया ध्रुव के लिए अंग्रेजी में शब्द होता है पोल।
तो दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है उसको हम ध्रुव कहते हैं। ये हो गया, P से इसको डिनोट करेंगे। उसके अलावा वक्रता केंद्र, तो हमने सीखा कि गोलीय दर्पण किसी परावर्तक, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो। तो खोखले गोले का जो केंद्र होता है उसको हम दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। और केंद्र का अंग्रेजी क्या होता है? सेंटर। तो ये वक्रता केंद्र का अंग्रेजी हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसको हम C से डिनोट करते हैं, C से व्यक्त करते हैं। उसके बाद हो गया वक्रता त्रिज्या। तो ये गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उसकी त्रिज्या को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यहाँ पर ये PC जो हो गया वो हो गया R। उसके बाद अब बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जानना, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये क्या होता है? तो दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का हम प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष या अंग्रेजी में बोलें तो प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। यहाँ पर PC जो हो गया हमारा हो गया दर्पण का मुख्य अक्ष हो गया। ठीक है। उसके अलावा अब हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं फोकस का। फोकस क्या होता है? तो फोकस किसी दर्पण का वह बिंदु है जहाँ मुख्य अक्ष के समानांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है या परावर्तन के बाद आती हुई प्रतीत होती है। तो अवतल दर्पण के केस में क्या होगा? किसी अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां मुख्य अक्ष के समानांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती हैं। और किसी उत्तल दर्पण में किसी उत्तल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां से मुख्य अक्ष के समानांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद आती हुई प्रतीत होती हैं। इसको हम F से डिनोट करते हैं। कौन F से? तो कैपिटल F से। और स्मॉल f से किसको डिनोट करते हैं? तो स्मॉल f से हम फोकल लेंथ को डिनोट करते हैं। फोकस, जिसको हम हिंदी में फोकस दूरी कहते हैं। यह क्या होता है? तो फोकस f से दर्पण ध्रुव P के दूरी को हम दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं, या अंग्रेजी में बोलें तो हम फोकल लेंथ बोलते हैं। ठीक है। तो इस हिसाब से इन चीज़ों को हम पहले समझ लें। सबसे पहले ये कि दर्पण दो प्रकार का हुआ, एक हो गया समतल दर्पण, एक हो गया गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण भी दो तरह का हो गया, एक हो गया उत्तल दर्पण और दूसरा हो गया अवतल दर्पण। अब एक हो गया अवतल दर्पण, दूसरा हो गया उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है? तो अवतल दर्पण कांच के टुकड़े के ये खोखले गोले का वैसा भाग है जिसके बाहरी सतह को रचित करते हैं, और उत्तल दर्पण वो होता है जब टुकड़े के भीतरी सतह को रचित करते हैं। इस हिसाब से हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप दर्पण को समझ गए होंगे। अब दर्पण को समझने के बाद हमने ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी को समझा। अब इसको समझने के बाद अगर हम इसको बढ़िया से समझ जाते हैं तो उसके बाद अब हम लोग एक रिलेशन है जो बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो वो उसके बारे में आपको बताएंगे। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है उसके बारे में बताएंगे। ठीक है। तो सब उससे पहले थोड़ा सा रिव्यू कर लीजिए कि मतलब इसका काम भी आएगा, इसको बताने में मदद भी मिलेगा। तो सबसे पहले इसमें प्रकाश को समझ लीजिए। प्रकाश के बाद प्रकाश के किरण को समझिए। तो प्रकाश क्या होता है? प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देखते हैं, या प्रकाश किसी वस्तु को दृश्यमान बनाता है। अब प्रकाश जहाँ से निकलता है वो प्रकाश का स्रोत हो गया। उसके अलावा प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। उसके अलावा प्रकाश एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होता है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उस वेव को कहते हैं जिसके गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अब ध्वनि तरंग है तो वो मैकेनिकल वेव्स है, उसको गमन के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि प्रकाश के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। उसके अलावा इसमें एक चर्चा आएगा प्रकीर्णन का। तो प्रकीर्णन क्या होता है? तो प्रकीर्णन होता है प्रकाश जो है, देखते हैं ना हम कि कभी कभी सूक्ष्म कण पर जो प्रकाश पड़ता है तो वो क्या करता है कि प्रकाश ये ऊर्जा के कुछ भाग को अवशोषित करके फिर उसको चारों ओर विकृत करते हैं। तो इस प्रक्रिया को प्रकाश की प्रकीर्णन कहते हैं। उसके अलावा प्रकाश की किरण को समझ लीजिए कि एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं,
और प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। उसके बाद किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, अपसारी किरण पुंज, समानांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। उसके अलावा परावर्तन के नियम, परावर्तन को समझ लीजिए कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने की घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उसके बाद परावर्तन का नियम, परावर्तन का 2 नियम है। एक है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। उसके बाद आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आपतन कोण के लिए I लिखते हैं और परावर्तन कोण के लिए R लिखते हैं। तो हम बच्चों को कहा करते हैं कि आप हर एक क्वेश्चन में वाई और हाउ जोड़िए। तो आई ही से क्यों डिनोट करते हैं? तो आई से इसलिए डिनोट करते हैं आपतन कोण को क्योंकि इसके लिए अंग्रेजी में शब्द होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और परावर्तन के लिए हम आर लिखते हैं तो इसका अंग्रेजी में होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इस हिसाब से उम्मीद करते हैं कि आप इन चीज़ों को समझ गए होंगे। उसके बाद फिर गोलीय दर्पण, दर्पण के बारे में भी हमने चर्चा किया। अब हम लोग जाने, फिर से इसको रिव्यू कर लें कि गोलीय दर्पण क्या दर्पण कितने तरह के होते हैं। तो दर्पण 2 तरह के होते हैं, एक होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। तो समतल दर्पण कांच के एक टुकड़े को रजतित करके बनाया जाता है। फिर उसके पीछे में देखिएगा कि कलई किया रहता है चांदी का, वो उसी को बोलते हैं रजतित करना। उस पर एक रंग चढ़ा दिया जाता है, पीला, नीला, हरा या लाल, ताकि वो उखड़े नहीं। जबकि गोलीय दर्पण जो होता है सो जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। तो जिस खोखले गोले का वो भाग होता है तो उसी को हम गोलीय दर्पण कहते हैं। तो गोलीय दर्पण को कैसे हम परिभाषित करेंगे? ऐसे कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो। अब गोलीय दर्पण कितने तरह के हुए? तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार का हो गया। एक हो गया हमारा अवतल दर्पण और दूसरा हो गया उत्तल दर्पण। तो जब कांच के टुकड़े के बाहरी सतह को रजतित करते हैं तो अवतल दर्पण बनता है, जबकि भीतरी सतह को रजतित करते हैं तो हमारा उत्तल दर्पण बनता है। उसके अलावा दर्पण के मध्य बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं। अंग्रेजी में इसके लिए शब्द है P फॉर पोल। तो दर्पण का मध्य बिंदु हो गया आपको ध्रुव। उसके बाद हो गया वक्रता केंद्र, जिसको हम C से डिनोट करते हैं। तो दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उसके केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं, और दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा PC हो गया मुख्य अक्ष। अब इसके बाद अब हम लोग एक माने फोकस को समझ लें थोड़ा सा, कि अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहाँ मुख्य अक्ष के समानांतर आती किरणें परावर्तन के बाद मिलती हैं। और उसके बाद हो गया उत्तल दर्पण में। तो उत्तल दर्पण में क्या होगा फोकस? किसी उत्तल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहाँ से मुख्य अक्ष के समानांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद आती हुई प्रतीत होती हैं। अगर किरण को हम बढ़ाएंगे पीछे की ओर तो वो हमको वहाँ से आता हुआ प्रतीत होगा। तो इसी को हम फोकस कहते हैं। इसको कैपिटल F से लिखते हैं और स्मॉल f से हम फोकल लेंथ को लिखते हैं। तो यहाँ तक हम चर्चा किए। अब समझ लीजिए, अब हम रिलेशन एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। कौन सा रिलेशन? तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, इसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। तो इसके लिए पहले हम डायग्राम बनाते हैं। अब डायग्राम को देखिए, ये जो दर्पण है हमारा, ये दर्पण हो गया हमारा BB डैश। अब ये BB डैश दर्पण हो गया। तो इस दर्पण में अब दर्पण हम अवतल दर्पण लेते हैं, हालांकि उत्तल दर्पण के भी केस में इसको हम सिद्ध कर सकते हैं। तो इस दर्पण का मध्य बिंदु P है, देख लीजिए। अब PC हो गया मुख्य अक्ष। अब AB एक आपतित किरण है, ये B बिंदु पर आपतित होती है। और उसके बाद दर्पण के मुख्य अक्ष PC के समानांतर ये किरण है और निकट है। तो अवतल दर्पण के फोकस के परिभाषा से हम क्या जानते हैं कि अवतल दर्पण का फोकस वह बिंदु है जहाँ पर ये आपतित किरण परावर्तन के बाद
उससे होकर के गुजरती है। तो यहाँ पर जो ए बी किरण है वो कहाँ से गुजरेगी? तो ए बी किरण मुख्य फोकस एफ से होकर के गुजरेगी। अब मुख्य फोकस एफ से जो गुजरेगी ये किरण, तो क्या हम देखते हैं? हम देखते हैं कि त्रिज्या, यहाँ पर देख लीजिए कि त्रिज्या सी बी क्या है? दर्पण सतह के बी बिंदु पर अविलंब है। तो परावर्तन का नियम का अभी हम चर्चा किए हैं ना, इसका यहाँ पर हम उपयोग कर सकते हैं। तो परावर्तन के नियम से क्या होता है? ए बी सी बराबर सी बी एफ, अर्थात कोण आई बराबर आर हम लोग जानते हैं ना। तो ये हो गया हमारा ये कोण आई बराबर कोण आर। अब देख लीजिए यहाँ पर जब दो समानांतर रेखाओं को एक प्रतिच्छेदी रेखा काटती है तो एकांतर कोण बनता है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए कोण ए बी सी और बी सी एफ एकांतर कोण है। तो ज्यामिति से हम लोग जानते हैं ना कि एकांतर कोण के युग्म आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर कोण एक हो गया ए बी सी और दूसरा कोण हो गया बी सी एफ। तो ए बी सी बराबर हो जाएगा बी सी एफ के। क्यों? क्योंकि ये एक एकांतर कोण है। अब देख लीजिए फिर अगला स्टेप है कि सी बी एफ बराबर बी सी एफ। क्यों? कि ए बी सी बराबर है सी बी एफ के और ए बी सी बराबर है बी सी एफ के। तो देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए जब ए बी सी बराबर है सी बी एफ के और ए बी सी बराबर है बी सी एफ के, तो सी बी एफ बराबर हो जाएगा बी सी एफ। अब गौर से ध्यान से इस चित्र को देखिए, ये ए बी सी, ये सी बी एफ और बी सी एफ क्या है? ये हमारा बी सी एफ देख रहे हैं। और सी बी एफ ये आधार पर, त्रिभुज के आधार पर का कोण है। कौन त्रिभुज? तो त्रिभुज हमारा बन रहा है सी बी एफ। त्रिभुज है सी बी एफ में आधार पर का कोण हो गया हमारा बी सी एफ और सी बी एफ। मतलब तो आधार पर का कोण जब बराबर होगा तो त्रिभुज कैसा होगा? आधार पर का कोण जब ये बराबर होगा तो त्रिभुज हमारा हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? समद्विबाहु, सम मतलब बराबर, आ द्वि मतलब दो, आ बाहु मतलब भुजा। तो वैसा त्रिभुज जिसका दोनों भुजा बराबर हो। तो त्रिभुज बी सी एफ क्या हो गया हमारा? तो एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। अब इसमें देख लीजिए, इसमें दो भुजा, एक हो गया बी एफ और दूसरा हो गया एफ सी। तो बी एफ और एफ सी बराबर हो गया। अब बी पी के बहुत निकट है, तो बी पी के बहुत निकट है तो क्या होगा? बी एफ बराबर एफ सी, बी एफ बराबर पी एफ हम लिख सकते हैं। बी एफ बराबर क्या लिखेंगे? पी एफ। अब बी एफ बराबर पी एफ होने के बाद मतलब लगभग बराबर हो गया ये। तो बराबर होने के बाद क्या होगा? तो इसीलिए क्या हो जाएगा कि पी एफ बराबर एफ सी हम लिख सकते हैं कि पी एफ बराबर एफ सी। तो पी एफ बराबर एफ सी हो गया। तो दो पी एफ को जोड़ेंगे तो 2 पी एफ नहीं हो जाएगा? और जो 2 पी एफ हो जाएगा तो 2 पी एफ किसके बराबर होगा? पी सी के। और पी सी क्या है? तो पी सी है केंद्र से परिधि तक खींची जाने वाली रेखा। तो केंद्र से परिधि तक खींची जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो त्रिज्या बोलते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर गोलीय दर्पण के कॉन्टेक्स्ट में। तो इसका मतलब हो गया कि पी एफ बराबर एफ सी बराबर पी सी बाई 2 और पी एफ बराबर एफ सी बराबर एफ सी, पी सी बटा जब 2 लिखेंगे तो पी सी क्या है? तो पी सी हो गया हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, अर्थात जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा आर बाई 2। तो इस हिसाब से हम इसको समझ सकते हैं कि दर्पण चाहे, अब मतलब ये दर्पण का ये इस रिलेशन को अगर हम लैंग्वेज में लिखना चाहें तो हम कह सकते हैं कि किसी दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसी को हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं एफ बराबर आर बाई 2। तो उम्मीद कर रहे हैं कि इसको आप समझे होंगे। अब इसके बाद थोड़ा सा इसमें किरण आरेख सबका भी बनावट है, तो मौका मिलेगा तो अलग से भी हम इसके लिए वीडियो बना देंगे। और मोटा मोटी अगर आप समझना चाहें तो इसको समझ भी सकते हैं वैसे कि दर्पण अगर अवतल है तो दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर अगर किरणें आपतित हो रही है दर्पण पर तो परावर्तन के बाद वह फोकस एफ से गुजरेगी।
और फिर अगर मतलब फोकस के दिशा में आपतित किरण है, तो जब कोई किरण दर्पण पर फोकस के दिशा में आपतित होती है तो मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाएगी। उसी हिसाब से वक्रता केंद्र के दिशा में किरण आपतित हो तो वक्रता केंद्र के ही दिशा में वह वापस लौट जाती है। फिर अगर ध्रुव के दिशा में ये किरण अगर आपतित हो रही है किसी ध्रुव पर, तो ध्रुव क्या होता है, तो प्रधान अक्ष पर दर्पण का अविलंब है। तो दर्पण पर अगर वो किरण ध्रुव के दिशा में आपतित हो रही है तो आई कोण बनाते हुए आपतित हो रही है, तो परावर्तन कोण बनाते हुए, आर कोण बनाते हुए वो निकल जाएगी। ठीक है, तो इस हिसाब से ये हो गया। उसके अलावा अलग अलग दूरी पर जो वस्तु रखा जाता है उसको भी हम थोड़ा सा चर्चा कर लें, और मौका मिलेगा तो फिर इस पर भी हम वीडियो बनाएंगे आपको। तो अगर कोई वस्तु अवतल दर्पण में फोकस और ध्रुव के बीच में स्थित है तो उसका जो प्रतिबिंब A डैश B डैश दर्पण के पीछे की ओर बनता है। उसके अलावा वस्तु अगर अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित है तब क्या होगा, तो अगर अवतल दर्पण में के फोकस पर वस्तु स्थिति है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। और प्रतिबिंब कैसा होता है, तो वास्तविक, उल्टा और बहुत ही आवर्धित होता है। उसके अलावा जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित है, तो वक्रता केंद्र C और फोकस के बीच में है तो प्रतिबिंब A डैश B डैश वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा होता है। उसके बाद एक केस है कि जब अवतल दर्पण वक्रता केंद्र पर स्थित है, तो अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर अगर वस्तु है तो प्रतिबिंब भी बनेगा वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। अगर हम बिंब को, वस्तु को AB से डिनोट करते हैं तो प्रतिबिंब को हम A डैश B डैश डिनोट कर सकते हैं। उसके बाद एक केस आता है कि जब वस्तु अनंत और अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र के बीच स्थित है, तो उस केस में क्या होगा, अनंत और अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र के बीच में अगर वस्तु है और वस्तु को हम AB से डिनोट करते हैं तो प्रतिबिंब A डैश B डैश कहाँ बनेगा, तो A डैश प्रतिबिंब A डैश B डैश वक्रता केंद्र C और फोकस F के बीच में बनता है। प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। उसके बाद जब वस्तु अगर अनंत पर है, जैसे चंद्रमा, सूरज, ये सबसे आती किरणों को हम अनंत से आती किरणों के रूप में ट्रीट कर सकते हैं। तो अनंत पर वस्तु स्थिति है और उस पर का प्रतिबिंब अगर मतलब बिंब उसका AB से उसको अगर हम डिनोट करते हैं वस्तु को, तो उस प्रतिबिंब A डैश B डैश कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब भी बनेगा अनंत पर। वो प्रतिबिंब कैसा होगा, तो वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बहुत ही छोटा। तो इस हिसाब से प्रतिबिंब की स्थिति को हम समझ सकते हैं। अब इसमें चर्चा आएगा आपको, इसको समझ लीजिए F/R/2 को बढ़िया से। इसके बाद थोड़ा सा चर्चा हम कर देते हैं कि अवतल दर्पण का क्या उपयोग है। तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है सीधा, बड़ा तथा आभासी। उसमें तो उसका उपयोग जो है हजामती बनाने के लिए करते हैं, सेविंग वूविंग के लिए। क्यों करते हैं कि बढ़िया से सेविंग हो, बढ़िया कहीं दाढ़ी उड़ी नहीं छूट जाए, तो इसके लिए ज़्यादा वक्रता त्रिज्या वाला जो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। उसके बाद टार्च, वाहन का हेडलाइट, इस सब में भी उपयोग ये अवतल दर्पण का करते हैं, परावर्तक के रूप में इसका करते हैं, ताकि अवतल दर्पण के फोकस पर जो प्रकाश का स्रोत रखा जाता है तो प्रकाश परावर्तन के बाद प्रकाश का समानांतर किरण निकलेगा। उसके अलावा ये रोगी का नाक, कान, गला, इस सब के जांच के लिए भी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। उसके अलावा सौर भट्ठी से सूर्य की जो किरण आ रही होती है, तो अवतल दर्पण के द्वारा उसको छोटी जगह पर एक सेंट्रलाइज कर सकते हैं, केंद्रित कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, तो इससे हमको हीट ज़्यादा प्राप्त होगा। तो सौर भट्ठी में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। और उसके अलावा उत्तल दर्पण का चर्चा थोड़ा सा कर देते हैं। उत्तल दर्पण क्या होता है, तो उत्तल दर्पण आप देखते हैं ना कि बस उसमें साइड मिरर के रूप में इसका यूज होता है। तो इसका कारण क्या होता है कि प्रतिबिंब सदा आभासी ही बनता है, चाहे वस्तु कहीं रखी हुई हो। तो इस कारण जो है सो इसका उपयोग हम पार्ट्स मिरर के रूप में, साइड मिरर के रूप में करते हैं। तो आप इसको समझ सकते हैं। स्कूटर, मोटर कार, बस, इस समय उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है साइड मिरर के रूप में। पीछे जो आ रहा है वाहन सब, उसको देखने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है
और प्रतिबिंब छोटा होता है, तो इसका दृष्टि क्षेत्र जो होता है, फील्ड ऑफ विजन, वो बहुत वाइड होता है, बहुत विस्तृत होता है। तो इसीलिए हम साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हम आज थोड़ा सा प्रकाश पर चर्चा किए, प्रकाश के को परिभाषित भी किए अलग अलग ढंग से, उसको समझने का कोशिश किए। उसके अलावा दर्पण कितने प्रकार के होते हैं उस पर चर्चा किए। उसके अलावा गोलीय दर्पण के परिभाषा को समझे कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, उसको हम गोलीय दर्पण कहते हैं। अब गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, इसको हमने समझा। इसके अलावा समझने वाली बात है कि उत्तल दर्पण क्या होता है। जब उसको परिभाषित करने की बात होगी तो हम समझेंगे कि अवतल दर्पण वैसा दर्पण है जिसमें कांच के टुकड़े के बाहरी सतह को रचित करते हैं, जबकि उत्तल दर्पण के मामले में भीतरी सतह को रचित करते हैं। उसके अलावा हम थोड़ा सा चर्चा किए ध्रुव पर, वक्रता केंद्र पर, वक्रता त्रिज्या पर, मुख्य अक्ष पर, फोकस को हम लोगों ने जाना। इसी हिसाब से कुछ अलग अलग दिशा में जो प्रतिबिंब है उसके बारे में जाना। अब इसमें चिन्ह परिपाटी का भी आप थोड़ा सा समझ सकते हैं कि दर्पण का जो मुख्य अक्ष होता है उसको हम x डैश के रूप में ले सकते हैं, और गोलीय दर्पण के ध्रुव से सभी दूरियां मापी जाती हैं। तो ध्रुव जो P हो गया वो मूल बिंदु हो गया। वैसे जो x एक्सिस और y एक्सिस होता है ना, तो उसमें हम जो एक खड़ी रेखा पर जब एक बड़ी रेखा काटती है, माने हॉरिजॉन्टल लाइन पर जब वर्टिकल लाइन काटती है, तो जिस बिंदु पर काटते हैं वही मूल बिंदु होता है। तो यहाँ पर जो है ये गोलीय दर्पण के कॉन्टेक्स्ट में ध्रुव P को हम मूल बिंदु मान सकते हैं। उसके बाद आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है। आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होती है। दर्पण का जो अक्ष हो गया जिसको हम मुख्य अक्ष कहते हैं, यहाँ दर्पण में हमने देखा PC के रूप में, तो PC के रूप में जो ये होता है उसके लंबवत मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती हैं। उसके बाद लेंस फार्मूला पर भी आप थोड़ा सा याद रखिए, इसको भी इम्पोर्टेंट है। लेंस फार्मूला क्या होता है, ये मिरर फार्मूला क्या होता है, दर्पण जिसको हिंदी में दर्पण सूत्र बोलते हैं, ये होता है 1/v + 1/u = 1/f। उसके अलावा थोड़ा सा आवर्धन समझ लीजिए। आवर्धन होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। फार्मूला में अगर लिखें तो हम लिख सकते हैं कि m = -v/u। तो इस हिसाब से हम थोड़ा सा इसको चर्चा किए। पूरा वीडियो को देखिए, ये तो बहुत लंबा सा चैप्टर है, तो लेकिन हम इसको प्रयास किए बताने का। तो इसमें आप परावर्तन को समझिए, दर्पण को समझिए और पार्श्व परावर्तन समझिए। उसके बाद थोड़ा सा चिन्ह परिपाटी, आवर्धन, इस सब